विपक्ष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हाल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सुष्मिता देव और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजनहो फालेरियो को टीएमसी में शामिल होने के बाद ही दोनों दलों के बीच रिश्तों में खटास आई है। कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी और कांग्रेस के बीच उठ रही चिंगारी में घी डालने का काम किया है। अधीर रंजन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है वे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की सभी कोशिशों से उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी भरोसे के लायक और सहयोगी नहीं है, जो कांग्रेस की कीमत पर राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आना चाहती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा ही उस हाथ को दांत से काटने की कोशिश की है जिसने उन्हें खाना खिलाया। अधीर रंजन ने दावा किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खुश करने के लिए कोशिश में जुटी हुई है ताकि उनके परिवार और पार्टी नेताओं को सीबीआई और ईडी की गिरफ्त से आने से बचाया जा सके। बदले में वे बीजेपी को कांग्रेस मुक्त भारत के उसके टारगेट को हासिल करने में मदद भी कर रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के अनुसार ममता बनर्जी देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रही है और इनमें कांग्रेस उनको सबसे बड़ी बाधा प्रतीत हो रही है। जब तक कांग्रेस है वे कभी विपक्षी मोर्चे की नेता नहीं बन सकती है और इसीलिए वे कांग्रेस की छवि धूमिल करने और पार्टी नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी के मुखपत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता के होने का दावा करने वाले आलेख पर उन्होंने कहा कि टीएमसी नेतृत्व काल्पनिक दुनिया में रह रहा है। चौधरी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ विपक्ष की ओर से आवाज उठाने में राहुल गांधी निरंतर ही मुखर रही हैं। कांग्रेस अब भी देश में 20% वोट रखती है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस नेताओं को टीएमसी में शामिल करने के बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ये बयान उन्होंने दिया। इससे पहले बुधवार को तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। अभिषेक ने कहा कि कांग्रेस केवल इंटरनेट मीडिया पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम नहीं करती है और इसी तरह चुपचाप घर में आराम से है, तो वहीं ऐसे में टीएमसी चुप नहीं बैठ सकती थी। हमने मैदान में उतरकर बीजेपी को हराया है और उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अभिषेक ने कहा है कि हमारी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि बीजेपी से है। हमने पिछले 7 सालों में बीजेपी को हराया है। कांग्रेस पिछले 7 साल से बीजेपी से हारी है। कांग्रेस नेतृत्व को इसका जवाब देना होगा। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और सीधे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अरुण त्रिपाठी जो इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर है कांग्रेस के, और संजय चक्रवर्ती जो हमारे साथ है, लीडर है टीएमसी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अरुण त्रिपाठी जी आपसे है। सर, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं टीएमसी पर, इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई कि टीएमसी लगातार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश तो कर रही है और ममता बनर्जी भी पीएम बनने के सपने देख रही है, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं सकता? जी देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी की तरफ से बार बार या उनकी पार्टी की तरफ इस तरीके के बयान आते रहते हैं और अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट किया है कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को अपने साथ लेना है और आप एक तरफ तो 2024 में अलायंस की बात करती हैं, विपक्ष एक साथ होकर के सत्ता पक्ष से लड़ाई लड़े, जब एक साथ होना ही है तो फिर आप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को क्यों तोड़ना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आपने देखा होगा कि आज ही चुनाव हुए हैं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक हमारी विपक्ष की सीनियर नेता है और उनके साथ हमें जाना चाहिए था और जाकर के हमने अपने पार्टी की कैंडिडेट भी नहीं किए हैं कि उनको चुनाव में जीतना चाहिए, मुख्यमंत्री है और उनके सम्मान में हमने यह कार्य इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए अरुण जी कि ममता बनर्जी ने हमेशा से उस हाथ को
दांत से काटने की कोशिश की है जिसने उन्हें खाना खिलाया है। इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, क्या कहना चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी? नहीं, क्या खाना खिलाया, मैं समझा नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने हमेशा से ही उस हाथ को काटने की कोशिश की है, दांत से काटने की कोशिश की है जिसने उन्हें खाना खिलाया। यानी कि जब बीजेपी में थी तो बीजेपी से माफ कीजिएगा, कांग्रेस से निकल के वो आई हैं और कांग्रेस के ही नेताओं को अपने पाले में ले रही। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं वो इस मुहावरे के जरिए? नहीं, देखिए, ये तो कहावत है कि जिस हाथ से निवाला लेते हैं उस हाथ को काटते हैं। ये कहावत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, कहावत उन्होंने कही है, लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आपको हमारे साथ अलायंस में रहना है, हाँ, हमारे साथ 2024 में इलेक्शन में जाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे समय में आप कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए ममता बनर्जी जी को। तो उनके कहने का मतलब यही था कि जो आपको समर्थन में खड़ा है, जो आपको अभी चुनाव में समर्थन किया, हमने उस हिसाब से कैंडिडेट नहीं उतारे कि आपसे लड़ाई हो और तीसरा पक्ष जीत जाए, उसके बाद भी आप इस प्रकार से कार्य कर रही हैं कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है। तो इस वजह से उन्होंने ये बयान। ठीक है संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई बीजेपी के बी टीम के तौर पर काम कर रही है क्या ममता बनर्जी? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का तो ये भी कहना है कि उनके और उनके परिवार को, यानी कि परिवार और पार्टी नेताओं को सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि सीधे बीजेपी को फायदा हो। पहली बात तो यह है कि किनारे बैठे हुए हैं और उनको तकलीफ इस बात को लेकर के है कि उनको क्यों कोई अप्रोच क्यों नहीं कर रहा है, कि उनको क्यों पार्टी में नहीं बुलाया जा रहा है किसी पार्टी का। क्योंकि कांग्रेस में इस समय भगदड़ की स्थिति है। कांग्रेस इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भगदड़ की स्थिति है। आप देख रहे हो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जो है आप छोड़ रहे हैं। पंजाब की हालत इन लोगों की बहुत खराब है। इस समय कांग्रेस पूरे देश में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं बचा है कि वो सीधे बीजेपी से टक्कर लेकर के वहां जीत सकते हैं। एक भी राज्य नहीं बता दिए कि पिछले 7 सालों में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा करके वहां पे अपना कब्जा जमाया है। तो कोई भी ऐसा राज्य बचा नहीं है और इस समय कांग्रेस की हालत, अंदरूनी हालत बहुत खराब है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ठीक है, कांग्रेस टक्कर लेने की हालत में नहीं है, लेकिन टीएमसी है क्या सर? टीएमसी टक्कर लेने की हालत में है? टीएमसी आपने देखा होगा कि टीएमसी पिछले लगातार 2011 से लेकर के 2021 तक, 2014 हो, 2016 हो, 2019 हो, 2021 हो, हर चुनाव टीएमसी ने बीजेपी को पटकने दी है। लोकसभा चुनाव में तो सर बेहतर परिणाम नहीं दिखाई दिए थे। जी नहीं, 22 सीटें हैं हमारे सीटें 22 है। लेकिन बीजेपी ने भी कमाल किया था, इस बात को मान लीजिए ना। नहीं, हम बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कांग्रेस बची नहीं वहां पे ना। आप देखिए ना, लोकसभा विधानसभा में 0 हो गए, लोकसभा में 0 हो गए, तो उनकी वहां पे कोई हैसियत बची नहीं है। वो खुद ही समझ रहे हैं कि इस बार मेरी हमें हैसियत बची नहीं है। तो सर पश्चिम बंगाल के भूते ही क्या देश का प्रधानमंत्री बना जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्या कमी है ममता दीदी को? लोकप्रियता उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज वो कई प्रदेशों में उनका जो है अस्तित्व बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा हम लोगों का संगठन खड़ा हो चुका है। गोवा में हमारा संगठन खड़ा हो चुका है, गुजरात में खड़ा हो चुका है, दिल्ली में खड़ा हो चुका है। अगर कांग्रेस का देखें तो पूरे देश में संगठन खड़ा हुआ है, तो फिर आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों नहीं देखना चाहते? सिमट रहा है, उनका संगठन सिमट रहा है। आप हालत देख सकते हैं, कपिल सिब्बल जी ने कल उनका क्या बयान दिया। उनका कांग्रेस लोग ही विरोध कर रहे हैं उस तरीके से। तो उनका संगठन इस समय गुलाम नबी आजाद वगैरह जितने बड़े बड़े इनके सीनियर लीडर हैं, वो सिर्फ शांत बैठे हुए हैं। वो इस समय एक केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि किस पार्टी की तरफ वो मूव कर जाए। कुछ ऐसे नेता है जो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शांत बैठे हुए, अपने घर पे बैठे हुए, ताकि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाए। तो कांग्रेस की स्थिति से खुद ही बहुत हालत खराब। ठीक है त्रिपाठी जी, ये स्थिति है कांग्रेस की। यहाँ पर तो दूसरे बात में उंगली उठाएंगे, आपके खुद के अपने ही पहले को उंगली उठा रहे हैं, नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए, कहा कि हमारे पास कोई अध्यक्ष ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, नेतृत्व को लेकर ही सवाल उठाए हैं। इससे पहले G23 की जो नेता थे, सभी ने प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। ये क्या हो रहा है कांग्रेस में सर? बिल्कुल यह बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मैं एक बार चक्रवर्ती जी किसी बोल रहे थे काफी देर से और बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, तो मैं इनसे एक बार इनके बातों का उत्तर दे दूं। चक्रवर्ती जी, पहले तो आप अगर मैडम से अपने पूछ के आते ममता दीदी से, तो अच्छी बात होती कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे।
इनका अस्तित्व क्या है। अगर हमारा अस्तित्व न होता तो ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैडम के घर ना आती। अस्तित्व था इसलिए आ रही है। तो आप प्लीज अगर डिबेट में आए तो पहले अपने पार्टी का लाइन लेकर के तभी आए, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से आप डिबेट नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी से आप डिबेट पे बैठे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार को आप लोग कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार के हमारे वहाँ के स्थानीय नेता और एलओपी लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ने बयान किया। अगर आपको लगता है कि हाँ आप अकेले लड़ना चाहते हैं तो ममता दीदी को क्लियर करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलायंस तोड़ देना चाहिए और अकेले जाकर के चुनाव लड़े। सब लोग यहाँ पर फ्री है, जो जिसके साथ जाना चाहे जा सकता है। ऐसे समय में इस तरीके का बात करना, टीवी डिबेट पे कुछ बोलना, एक्चुअल में कुछ होना, ये बात गलत है। चक्रवर्ती जी इसको आगे से आप सुधार करिएगा। दूसरी बात, नेहा जी आपने ये कहा कि संगठन में हमारे जो चल रहा है, देखिए संगठन में हर जगह चलते रहता है। हमारे यहाँ पर कभी सिब्बल जी ने क्या कहा या गुलाब नबी जी ने पत्र लिखा, ठीक है, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी, मुझे कोई परेशानी होगी संगठन से, तो मैं अपने नेतृत्व को पत्र लिखूंगा, मैं अपने नेतृत्व को मैसेज भेजूंगा, मैं अपने नेतृत्व को फोन करूंगा। गुलाम नबी जी ने भी वही किया है, पत्र लिखा है। दूसरी बात है कपिल सिब्बल साहब, क्योंकि वो कुछ और चाहते हैं, उनको ये पता ही नहीं कपिल सिब्बल साहब को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अब उनको कोई ये पता है, इतने पुराने कांग्रेसी होने के बाद उनको ये नहीं पता है, क्योंकि वो कांग्रेसी के साथ साथ उनका एक और पेशा है, वो उस पेशे में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वो संगठन में ज्यादा व्यस्त नहीं होना चाहते। बस वो ऊपर से जानना चाहते हैं कि अध्यक्ष कौन है। अरे भाई, अध्यक्ष के साथ में आपको ये भी जानना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जिला अध्यक्ष कौन है, ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, कार्यकर्ता कौन है, ये वो जानते नहीं है, ये उनको जानना होगा। ये उन्होंने कहा ये अनुचित है, ये कार्यकर्ताओं का अपमान न करें। हम कार्यकर्ता है, हमें पता है हमारी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, और ये आपका डिबेट अच्छा होगा कि वो सुने जी। तो जाहिर तौर पर, लेकिन ये सर पार्टी के अंदरूनी मामला है, और नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को वो गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं? नहीं लगता? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले वो राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, आपको पता है। पार्टी के किसी भी मीटिंग में वो नहीं आते हैं, पार्टी के किसी कार्यकलाप में नहीं आते हैं, किसी भी आंदोलन में नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी में बने भी रहना चाहते हैं, उनको राज्यसभा पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी क्या? पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी क्या? उनको नहीं, वो राज्यसभा के नीचे बात नहीं करना चाहते हैं। तो हमने भी उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया कि कम से कम वो कुछ बोलेंगे तो उससे डिबेट तो होगा, टीवी मीडिया पर तो डिबेट होगी। करने दीजिए उनको जो करना है। हमें हम कार्यकर्ता, हम कांग्रेस जन ये जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम आम जनमानस के मुद्दों पे बात करते हैं, हम आपसी कला नहीं चाहते। लेकिन कुछ नेता ऐसे हमारे हैं जो आपसी कला बस करते हैं, आम जनमानस से उनका कोई सरोकार। ठीक है, एक संजय जी सवाल इस बात को लेकर है कि अगर आप तीसरे विकल्प की बात करते हैं, तीसरे मोर्चे की बात करते हैं, तो क्या वो कांग्रेस के बिना संभव है? देखिए ऐसा है कि हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो एक साथ मिलकर के एक जगह आकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के चुनाव लड़े। ये डिपेंड करता है कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता, और ममता दीदी पूरी कोशिश उसी में लगी। उसमें शर्त क्या होगी कि ममता दीदी मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगी? ये शर्त होगी क्या पहले? बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती? क्या कमी है उनके अंदर? 3 बार लगातार वो मुख्यमंत्री के तौर पर चुन कर गए, और सबसे बड़ी चीज, हर बार जो उनका विजय है वो हर बार ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर के 185 से 211, इस बार 213, अभी 7 सीटों पे जो चुनाव होने वाले, हम 220 तक पहुंचने वाले हैं। और अभी आप देखिएगा ये उपचुनाव है, ये रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और कांग्रेस को इस बात का डर था, इन्होंने इसलिए अपने प्रत्याशी को वहां खड़े नहीं किया, क्योंकि अभी भाजपा का जमाना जब्त होगा वहां पे, ये भी तय बात है, और रिकॉर्ड मत होगा पूरे देश के अंदर। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हारी है, इस बात को शायद आप भूल गए। याद रखिए, आपको भी ये बात पता होगा कि ममता दीदी के साथ किस तरीके से हराया गया है। सर देखिए, ये तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा सर, आपको ये बेहतर तरीके से पता होगा, और उनकी पार्टी जी कुछ कह रही सुन लेते हैं। सुनिए, ये बात हाईकोर्ट में ये केस है, हाईकोर्ट से ये क्लियर हो जाएगा कि वो हारी है या हराई गई है। ये तो सारी चीजें आगे की बात है, क्योंकि कोर्ट में ये मामला है, तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं साफ बात जी, ये बात ये है कि आपकी जो भवानीपुर से होगा, अब ठीक है, रिकॉर्ड मतों से सारे को सारे जमानत जब्त हो जाएंगे। हम लोग सर वो तो वक्त ही बताएगा, कि क्या होता है क्या नहीं होता। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। त्रिपाठी जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है कि चक्रवर्ती जी ने अभी एक बात कही कि इन्होंने कांग्रेस वाले डर करके प्रत्याशी नहीं उतारे। अब क्योंकि चक्रवर्ती जी या तो तृणमूल कांग्रेस में अभी ज्वाइन हुए हैं, या वो तृणमूल कांग्रेस की विचारधारा ध्यान से पढ़े नहीं,
ऐसा है भाई साहब कि कांग्रेस पार्टी ने वहाँ प्रत्याशी ना उतार के ममता दीदी को एक सम्मान दिया है, और मुझे नहीं लगता कि आज जैसे लोग अगर ऐसे प्रवक्ता रहेंगे तो उनको सम्मान लेने देंगे, क्योंकि आप लोग सम्मान लेने के बाद धोखा देते हैं। अगर आज जैसे लोग उनके साथ रहे तो ये उनकी विचारधारा नहीं है जो आप बोल रहे हैं, हम लोग बखूबी उनको जानते हैं। आपको याद होगा कि 2014 से पहले हमारी सरकार थी और यूपीए की सरकार में अलायंस पार्टनर थी ममता दीदी, तो किस प्रकार के हमारे त्रिपाठी जी, रिश्ते इनको रहे छोड़ हैं दीजिए शायद ना, आपको इनको नहीं पता छोड़िए। है। लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ केवल इंटरनेट की पार्टी बन के रह गई है, इंटरनेट की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम नहीं करती है और इसी तरह से चुपचाप घर में आराम से ही रहती है, एसी वाले कमरों में रहती है। तो ऐसे में जब टीएमसी इस तरह के आरोप लगा रही है, अभिषेक बनर्जी इस तरह के आरोप लगा रही हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? नहीं, वही देखिए, अभिषेक बनर्जी क्योंकि पार्टी के महासचिव हैं और इस प्रकार का अगर बयान दे रहे हैं तो निंदनीय है। मेरा एक मानना है नेहा जी की कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। हमारे विपक्षी साथी हैं ये, और हम तो इनको यही सुझाव देंगे कि इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना होइए, और आपको लड़ाई लड़नी है तो सत्ता पक्ष से लड़नी है। आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मंशा स्पष्ट हो रही है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है, और जो चल रहा है उसको स्पष्ट करिए। आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप 2024 तक चुनाव लड़ना चाहते हैं अकेले, वो भी लड़के देख लीजिए। देखिए, हमारे अलायंस पार्टनर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अकेले चुनाव लड़ रहे हैं कई राज्यों में, तो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, सब स्वतंत्र है। ठीक है सर, स्वतंत्र देश है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ ममता बनर्जी ही है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ी हो सकती हैं, या फिर विपक्ष का एक चेहरा बन सकती है? इसके अलावा भी तो बहुत नेता है सर, क्या नहीं लगता आपको? इनका जवाब दे दूं, पहली बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हर इंसान को अपना फ्यूचर चुनने का हक है। हर इंसान चाहता है कि हमें सही फ्यूचर मुझे मिले, वो उसी तलाश के हिसाब से जाता है। पार्टी विचारधारा जब ठंडी पड़ चुकी होती है तो क्या करता है, जो एक्टिव पार्टी होती है वहां पे, अब जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कल जाकर के वहां पे बीजेपी में जाकर के जो है वो अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है तो हमारे देखिए प्लीज, हम बीच में आपके नहीं बोले थे, हम नहीं डिबेट की तरह रहने दीजिए। मैं आपके बीच में एकदम नहीं बोला था, मैं आपकी बात सुन रहा था, तो मेरी बात को भी सुनिएगा पूरा। कि जब इंसान को ये लगता है कि मेरा फ्यूचर कहाँ पे है, फ्यूचर तलाशने का हक हर इंसान को है, और वो उसको मिलना चाहिए। ये स्वतंत्र देश है, हर इंसान स्वतंत्र है। अगर किसी को लगता है कि वो टीएमसी में जो है वो सुरक्षित है उसका फ्यूचर, तो टीएमसी में उसका स्वागत है। और किसी को लगता है बीजेपी में, तो बीजेपी में उसका स्वागत है। कोई अगर कांग्रेस को ज्वाइन करता है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश जी जो है वो कन्हैया आपका जो है, तब आप लोगों ने नहीं कहा कि अरे अब ये तो दूसरे दल से आए हुए हैं, उस समय तो आपने उनको ले लिया। मेरा सवाल का जवाब दीजिए संजय जी। सवाल ये है कि क्यों ममता बनर्जी ही, बाकी भी तो नेता हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं, अब पवार जी क्यों नहीं, मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं? उनको तो जरूरत कम है क्या? आप मुझसे पूछ रही जी, मुझसे पूछ रही हैं जी, रिपीट करिए क्वेश्चन। सर, सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप तजुर्बे की बात करते हैं, जिताऊ की बात करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि उनकी जनता में पैंठ है, तो और भी ऐसे नेता हैं। शरद पवार की बात करिए, उनको उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुलायम सिंह यादव को क्या कम एक्सपीरियंस है? वो भी कह सकते हैं कि हम भी इच्छा जताते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो हमारी तो ऐसे बहुत सारी पार्टियों से बातचीत चल रही है। हाँ। हम बहुत सारी पार्टी के साथ अपने अलायंस अपने बना रहे हैं। बहुत सारी पार्टी जो है हमसे जुड़ना चाहती है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और अभी देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद कितने बीजेपी के विधायक का जो है बाजार से टूट करके हम लोग के पास आने वाले हैं। ये तो तय बात है, ये कोई किसी का होता थोड़ा। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, बीजेपी में चले गए, तो कोई कुछ कर सकता है कि उनको लगा कि हमारे बीजेपी में वहाँ पे हमारा सुरक्षित है, मुकुल राय बीजेपी में टीएमसी वापस आ गए। ठीक है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, त्रिपाठी जी का आखिरी सवाल आपसे है। सुष्मिता देव की बात करें, फिलेरियो की बात करें, या इससे पहले और तमाम नेताओं की बात करें, टीएमसी जो पार्टी है वो कांग्रेस के नेताओं को ले रही है। जब आप एक सम्मान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमने उम्मीदवार नहीं उतारे क्योंकि हम ममता दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सम्मान रखा जा रहा है? और अगर टीएमसी की तरफ से तीसरे मोर्चे की बात की जाएगी या फिर उसको उभारने की बात की जाएगी, तो कांग्रेस जाएगी क्या उस मीटिंग में? कांग्रेस आगे बढ़ेगी क्या?
कांग्रेस को इस त्रिपाठी जी, समय त्रिपाठी हमने जी से कहा ना, सवाल है। कांग्रेस को त्रिपाठी जी, ठीक है। नेहा जी देखिए, सीधी सी बात है, आज भी अगर देश में मुख्य विपक्षी पार्टी कोई है तो कांग्रेस, ये आप भी जानती हैं, तो पूरा देश जानता है। अब चक्रवर्ती साहब अपना बात रख रहे हैं, अच्छी बात है, इन्होंने बहुत सारी बातें कम से कम इनके मन से निकली है, जो इनके पार्टी के बीच में चल रही है और वो चलनी चाहिए। देखिए चक्रवर्ती जी, ऐसा है कि आप और आपकी पार्टी स्वतंत्र है, आप कहीं भी जा सकते हैं, और आपने तो स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी में भी जा सकते हैं, जैसा कि आपने कहा, कैप्टन साहब का हवाला दिया कि वो बीजेपी से मिले, आप भी जाइए मिलिए। आपका यही मनसा है ना कि आप बीजेपी से मिलना चाहते हैं, तो आप अलायंस पे क्यों बने हुए हैं? ममता दीदी को बोलिए कि अलायंस तोड़ करके जाए मिलने। हम अगर किसी को कहीं जाना है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। पहली चीज, आप ही के पार्टी से किसी प्रदेश के चुनाव के समय में अगर किसी दल से सबसे ज्यादा लोग दूसरे दल में ज्वाइन किए हैं तो तृणमूल कांग्रेस है, जहां से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में लोग गए। आपके तो उम्मीदवार तक भाग गए, आपको याद होगा, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है, सबका सम्मान करती है और अपना सम्मान भी रखती है और वो चाहती है। सवाल पे आ जाइए सर, क्या कांग्रेस जाएगी, क्या कांग्रेस तीसरे मोर्चे की बैठक में जाएगी, क्या इनके साथ जाएगी? ये सवाल था मेरा, उस पर बताइए ना। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी, देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य दल हो, जो यूपीए के गठबंधन में है, यूपीए के चेयरपर्सन उसको कॉल करेंगे मीटिंग को, और वो तीसरे मोर्चे में नहीं जाएंगे आप, तीसरे हैं। मोर्चे में नहीं जाएंगे, यूपीए में शामिल करेंगे। देखिए अभी तीसरे मोर्चे का तो सवाल ही नहीं उठता, जब यूपीए बना हुआ है अलायंस, जब तक तीसरा मोर्चा जब बनेगा उसके बाद की स्थिति। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।